टमाटर की स्थिति ऐसी है, जो खाए तो पछता है, जो ना खाए तो पछता है। आज इस वीडियो में टमाटर की फसल पर शुरुआती अवस्था यानी कि पहले दिन रोपाई से लेकर 15 दिनों के लिए आपको जो शेड्यूल है वो आपको बताएंगे। खाद का, आपका कीट प्रबंधन का, रोग प्रबंधन का, ये सारी जानकारियां है। और पहले पॉइंट पर हम जानेंगे कि हम रोपाई की शुरुआती अवस्था पर हमें कौन सी सावधानियां बरतनी होती है। दूसरे पॉइंट पर हम खाद प्रबंधन के बारे में जानेंगे। तीसरे पॉइंट पर हम जानेंगे ड्रेंचिंग के बारे में, जो कि बहुत ही आवश्यक है। और चौथे पॉइंट पर हम जानेंगे कीट प्रबंधन के बारे में। और पांचवा और अंतिम पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो की खास बात है, उस पर हम जानेंगे रोग प्रबंधन के बारे में। क्योंकि टमाटर पर कीटों का अटैक उतना नहीं होता है जितना कि फंगस का होता है। और फंगस वाली बीमारी यदि आपके प्लाट पर आ जाती है तो आपको फिर बहुत ही मशक्कत करनी पड़ती है। इसलिए वीडियो के अंत तक आप जरूर देखें। और ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट हम अगला आपको 2 दिनों के बाद फिर लाके दे देंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूँ राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। ये आपका अपना चैनल है। इस चैनल पर जो भी आपको जानकारी दी जाती है, यदि वो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम जानते हैं पहले पॉइंट को। तो पहले पॉइंट में हम जानते हैं रोपाई के बाद टमाटर की फसल पर हमें क्या क्या देखभाल करनी होती है। सबसे पहली बात तो यह है कि जब भी आप रोपाई करें तो वो जो समय है वो आपका शाम का समय होना चाहिए। शाम के समय पर आपको रोपाई करनी चाहिए। सुबह के समय आपको रोपाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर धूप तेज होती है इस समय पर तो आप देखते हैं कि पौधा लटक जाता है और बाद में फिर आप देखते हैं पौधा मर भी जाता है। इसीलिए आपको जो है शाम के समय रोपाई करनी चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि नमी पहले से बनाए रखें। अधिकतर होता यह है कि हम मल्चिंग बिछाते हैं और मल्चिंग बिछाने के बाद उसमें होल डालते हैं तुरंत, और फिर इसके बाद पानी चलाते हैं, मान लीजिए आज, और कल फिर उसकी रोपाई कर देते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। कम से कम आपको 3 दिन पहले से नमी बना के रखनी है। इससे होता यह है कि जब आप मल्चिंग करते हैं तो वहां पर जो है बहुत ही हीट जनरेट होती है, बहुत ही गर्मी होती है। होल आप डालते हैं, इसके बाद फिर पानी इसमें चलता है, तो फिर जो अंदर की जो गैसें होती हैं, अंदर की जो हवा गर्म होती है, वह जो हवा है वो धीरे धीरे करके ऊपर रिलीज होती है। तो उससे फिर आपका पौधा जो है सुरक्षित रहता है। यदि आप तुरंत होल करके, तुरंत नमी बनाकर और तुरंत पौधे की रोपाई करते हैं तो शुरुआती जो पत्तियां होती हैं, जो नीचे की पत्तियां होती हैं, उसमें जलन की समस्या हमें देखने को मिलती है। इसलिए जब भी आप रोपाई करने वाले हो उसके 3 दिन पहले आप पानी चला दें, और अच्छे से पानी चलाएं एक बार, ठीक है। बाद में आपको कम पानी चलाना है। तीसरा पॉइंट है, आपको जब सिंचाई करनी है, रोपाई अब जब कर देते हैं तो उसके बाद जो सिंचाई करनी है वो भी यदि आप सुबह करते हैं और या शाम को करते हैं तो ज्यादा ठीक रहता है। दोपहरी के समय पर आपको पानी नहीं चलाना है, नहीं तो मिट्टी भी गर्म होती है, और ऊपर से यदि आप पानी डालते हैं उसमें तो फिर आप देखेंगे फिर बनने की समस्या आती है। ये कुछ सावधानियां थी। चौथे पॉइंट पे हम जानेंगे फंगस जनित रोग जो आपके होते हैं उनको आपको कैसे कंट्रोल करना है। तो उनके लिए आपको जो प्रमुख रोग होते हैं, जैसे डंपिंग आप है, जड़ गलन है, इनके लिए आपको शुरुआती समय पर आपको 10 दिनों के अंदर पर कम से कम एक ड्रेंचिंग आपको देनी होती है, ताकि आपकी जो फसल है वो शुरुआती जो रोग है उनसे सुरक्षित रहे। इसके बारे में वीडियो के अगले पॉइंट पर जानेंगे ड्रेंचिंग के बारे में। वहां पर हमको क्लियर आपको करेंगे किस दवा का आपको किस समय पर ड्रेंचिंग करना चाहिए। अब हम दूसरे पॉइंट को जानते हैं। तो दूसरे पॉइंट में है खाद प्रबंधन। खाद प्रबंधन सबसे पहले तो बेसल डोज है। तो बेसल डोज में आप डीपी की मात्रा 50 kg, एमओपी की मात्रा 25 kg, 5 kg सल्फर और सगर की मात्रा इसमें आप ले सकते हैं। जो एपो कंपनी की आती है, सीवीड होता है उसमें, उसकी मात्रा भी आप 10 kg तक ले सकते हैं। इसके अलावा जब आप रोपाई करेंगे उसके बाद भी आपको वाटर सलेबल खाद आपको देनी होती है। तीनों प्रकार के जो न्यूट्रिएंट होते हैं प्राथमिक, उनकी आवश्यकता होती है। उनमें फास्फोरस, नाइट्रोजन और पोटास, ये तीनों पोषक तत्व हमें बराबर मात्रा में चाहिए होते हैं। इसलिए शुरुआती 15 दिनों तक हमें 19-19 की मात्रा चलानी चाहिए ड्रिप पर। वो मात्रा क्या होगी? वो मात्रा होगी 2 kg, एक दिन छोड़कर या 2 दिन छोड़कर आप डाल सकते हैं ड्रेंचिंग के माध्यम से, या फिर आप ड्रिप पर ही इसको चला सकते हैं 8 दिनों के बाद। उसके पहले आप ड्रेंचिंग करेंगे। पौधा जल्दी से ग्रोथ करने के चक्कर में यूरिया का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। यदि आप यूरिया का इस्तेमाल शुरुआती अवस्था पर करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो पौधा है वो सीधे बढ़ जाएगा, यानी उसकी जो तना होता है वो मोटा नहीं हो पाएगा, उसमें सुदृढ़ता नहीं आ पाएगी, पौधा सीधा भाग जाएगा, और फिर एक्स्ट्रा ग्रोथ लेने के बाद उस पर आपको काफी समस्या देखने को मिलेगी। यूरिया से कीटक भी काफी प्रभावित होते हैं। तो यूरिया का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। यदि आपको इससे लगता है कि यूरिया की आवश्यकता है तो फिर आप कैल्शियम नाइट्रेट की मात्रा, यदि आप सप्ताह में या 15 दिनों पर एक बार 5 kg चलाते हैं तो जो नाइट्रोजन की मात्रा है आपको वो पूर्ति हो जाती है। आपको इसमें ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर टमाटर की फसल पर। टमाटर की फसल पर ड्रेंचिंग बहुत ही महत्वपूर्ण होती है।
हम जो शुरुआती अवस्था पर 2 ड्रिंचिंग देते हैं तो आप उसे ऐसा समझें कि आप बच्चों के मुंह में खाना खिला रहे हैं, वैसे ही हम पौधों के मुंह पर खाना खिलाते हैं। ये ऐसे आप समझ सकते हैं उसको। तो शुरुआती समय पर क्या होता है, पौधे की जड़ें ग्रोथ नहीं ले पाती हैं, तो वहां पर हम स्प्रे भी नहीं कर सकते। दूसरा, ड्रिप से जो आप खाद चलाएंगे तो वो भी पौधा नहीं ले पाएगा। इसलिए आप जड़ों के किनारे यदि कम मात्रा पर देते हैं तो पौधा उससे अवशोषित करके अपनी ग्रोथ को जारी रखता है। पहली जो ड्रिंचिंग होगी वो आपको 10 दिनों के बाद, यानी रोपाई के 10 दिनों के बाद, और दूसरी जो ड्रिंचिंग है वो आपको 15 दिनों के बाद लेनी है, 15 से लेकर 30 दिनों तक। पहली ड्रिंचिंग में आपको एक फंगीसाइड लेना है, दूसरा आपको 19-19 की जो ग्रेड है आपको वो लेनी है, और तीसरा आपको ह्यूमिक एसिड लेनी है। अब फंगीसाइड में आप देखें तो आप रेडोमिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी जो मात्रा है 500 ग्राम प्रति एकड़। वहीं साफ पाउडर यदि लेते हैं तो उसकी जो मात्रा है आप 1 kg प्रति एकड़ के हिसाब से लेंगे, या फिर आप रोको का भी इस्तेमाल कर सकते हैं 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। ड्रिंचिंग करने से बहुत ही फायदे होते हैं, आप आश्चर्यजनक उसमें ग्रोथ देखेंगे। 2 दिनों के बाद ही आपको उसके रिजल्ट मिलना चालू हो जाते हैं। तो ये रही दोस्तों पहली ड्रिंचिंग। दूसरी ड्रिंचिंग में हम जानते हैं कि हमें क्या क्या डालना होगा। दूसरी ड्रिंचिंग में आपको 2 दिन पहले से तैयारी करके रखनी पड़ेगी। उससे आपको क्या करना होगा, 200 लीटर की एक बैरल लें आप, उस पर लगभग 4 से 5 kg गुड़ लें, गुड़ को अच्छे से मिलाएं और उस पर माइक्रोराइजा 100 ग्राम। आप कंपनी के हिसाब से डोज देखें। आप यदि नेचर डिप का इस्तेमाल करते हैं जो कि सोडोमो कंपनी का आता है, तो उसका जो डोज है वो 100 ग्राम प्रति एकड़ है। तो आप 200 लीटर पानी लें, उस पर 100 ग्राम की मात्रा नेचर डिप की लें, या फिर अन्य कोई लेते हैं तो उसकी मात्रा आप लें और उसको 2 दिनों के लिए छोड़ दें। तीसरे दिन आप उसमें क्या करेंगे, उसमें इनाप इमिडाक्लोप्रिड 1 लीटर या फिर थाइमोथैक्सम 25% WG फार्मा जो आता है उसकी जो मात्रा है वो 250 ग्राम। यदि आपके प्लाट पर नीमेटोड की समस्या है तो फिर आप इसके लिए वॉल्यूम फ्लेक्सी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर वॉल्यूम प्राइम का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब तीसरे में हम क्या लेंगे, उसमें एक खाद लेंगे। तो खाद हमें 19-19 ही लेना है, उसकी जो मात्रा है 1 kg लेनी है। पहली ड्रिंचिंग पर भी आपको 19-19 की मात्रा 1 kg रखनी है, दूसरी ड्रिंचिंग पर भी, ठीक है। अब ये रही दोस्तों दोनों ड्रिंचिंग आपकी, आपका पौधा चलने लगता है। यदि ड्रिंचिंग के बारे में और विस्तार से आपको जानकारी चाहिए है तो आप आई बटन पर जाके उसको देख सकते हैं। तो शुरुआती अवस्था पर कीटों पर हम देखें माहो, व्हाइट फ्लाई, थ्रिप्स, ये समस्याएं ज्यादा आती हैं। यदि अक्टूबर का महीना है तो फिर माइट्स की समस्या भी आपको देखने को मिलती है। इस समय पर व्हाइट फ्लाई, थ्रिप्स और माहो, यही समस्या हमें ज्यादा देखने को मिलती है। और कभी कभी जो कैटरपिलर होते हैं हमारे, जो पत्तियों को खाते हैं, वो भी हमें दिखाई देते हैं। तो यदि आपके प्लाट पर रस्ट चूसक सिर्फ दिखाई आपको दे रहे हैं तो फिर उसके लिए आप इमिडाक्लोप्रिड 100 ml या फिर थाइमोथैक्सम 25% WG फार्म जो आता है उसकी जो मात्रा है 100 ग्राम, इसको ले सकते हैं, या फिर एसीटा की मात्रा 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हैं। 200 लीटर पानी पर इसको आप मिक्स कर लें और इसका स्प्रे कर दें आप, ठीक है। या फिर यदि आपके खेत पर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको इल्लियों की समस्या भी देखने को मिल रही है तो फिर बेंजोएट, इसकी जो मात्रा है वो 100 ग्राम प्रति एकड़, उसके साथ में आपको एसीटा, एमिडा या थाइमोथैक्सम, 3 में से आप कोई भी ले सकते हैं। या फिर एक टेक्निक और है जो कि आपकी दोनों जरूरतों को पूरा करता है, वो है सिंजेंटा कंपनी का अलीका, उसकी मात्रा 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी होगी। 10 पंप की ये दवा है, आपको जितने पंप की लग रही है उसके हिसाब से आप डोज बनाकर और उसको ले सकते हैं। दोस्तों रोपाई के समय पर पौधा छोटा होता है हमारा, तो आप दवा की जो मात्रा आपको मैं बता रहा हूँ, ये आप कभी भी इसका जो डोज है वो आगे बड़ी फसल तक के लिए होता है। आप इसकी मात्रा को ऐसे कैलकुलेट करें कि 200 लीटर पानी पर हम इतनी मात्रा आपको बता रहे हैं। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जो पानी है वो 100 लीटर पानी लग रहा है आपको, तो फिर दवा की जो मात्रा है उसको आप आधी कर लें। 200 लीटर पानी जो होता है वो 10 पंप यानी 20 लीटर वाले 10 पंप के हिसाब से हम रखते हैं। तो आपको 5 पंप लग रहे हैं तो फिर आप जो हमने दवा 100 ग्राम बताई है उसको आप 50 ग्राम लेंगे। इस हिसाब से आप कैलकुलेशन करके चलें। ऐसा नहीं है कि पूरी दवा को आपको स्प्रे करना है कि 100 ml हमने बताया तो 100 ml ही आप डाल दें। पौधा छोटा होता है हमारा, दवा भले ही थोड़ी कम हो जाए मगर ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप कीट प्रबंधन यदि करते हैं तो आपको ज़्यादा समस्या देखने को नहीं मिलती है। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे आखिरी पॉइंट, 5वां पॉइंट है रोग प्रबंधन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। टमाटर की फसल पर देखने में ये आता है कि कीटक उतने परेशान हमें नहीं करते हैं, लेकिन फंगस की सबसे बड़ी समस्या होती है, खासकर शुरुआती अवस्था पर। फंगस को यदि आप कंट्रोल कर लेते हैं तो फिर आपका आधा काम यूं ही हो जाता है। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो, मेहनत हमारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें क्योंकि बहुत ही मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने पर।
अब हम बढ़ते हैं हमारी 5वें पॉइंट की तरफ। 5वें पॉइंट में हम देखते हैं कि हमें 3 प्रकार की ब्लाइटों का सामना करना पड़ता है। शुरुआती अवस्था पर अर्ली ब्लाइट, बैक्टीरियल ब्लाइट, जड़ गलन, डंपिंग ऑफ ऐसी समस्याएं हमें देखने को मिलती है और कभी कभी तना गलन की समस्या हमें देखने को मिलती है। तो हम पहले अर्ली ब्लाइट की बात करें तो अर्ली ब्लाइट के लिए आप स्प्रे के रूप में M45 की मात्रा 300 ग्राम और COC की मात्रा 500 ग्राम, इन दोनों को मिलाकर आप स्प्रे कर सकते हैं शुरुआती अवस्था पर। ठीक है, ये एकड़ का हिसाब का डोज है और 200 लीटर पानी के लिए 2 में से जो कम हो उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करके चलें। इसके अलावा चाहे तो आप जो ड्यूपॉइंट कंपनी का कोसाइड आता है उसकी मात्रा आप 300 ग्राम प्रति एकड़ प्रति 200 लीटर पानी के लिए रख सकते हैं। यदि आपको ऐसा लगे कि बैक्टीरियल ब्लाइट की समस्या भी ज्यादा है तो फिर आप उसके साथ में कासुकोमाइसिन या फिर स्ट्रेप्टोसाइक्लिन को भी ले सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं दूसरी जो ब्लाइट है वो हमारी बैक्टीरियल ब्लाइट। बैक्टीरियल ब्लाइट एक तो COC में भी चली जाती है, कोसाइड में भी चली जाती है, लेकिन यदि बैक्टीरियल ब्लाइट की समस्या ज्यादा है तो फिर उसके साथ में कासुबी या फिर स्ट्रेप्टोसाइक्लिन आपको डालना होगा। तो कासुकोमाइसिन की जो मात्रा है वो 300 ml 200 लीटर पानी के लिए, वहीं स्ट्रेप्टोसाइक्लिन की जो मात्रा है वो 18 ग्राम प्रति 200 लीटर पानी के लिए आप डाल सकते हैं। या फिर आप चाहे तो कोनिका 250 ग्राम जिसमें कि COC और साथ में कासुकोमाइसिन भी होता है उसका आप सिंगल स्प्रे भी ले सकते हैं। इसके बाद जो तीसरी बीमारी आती है वो आती है जड़ गलन की, जड़ गलन या डंपिंग ऑफ। इन दोनों समस्याओं में रेडो दवा काफी कारगर है। आप इसकी मात्रा 500 ml प्रति 200 लीटर पानी के लिए ले सकते हैं या फिर साफ पाउडर की मात्रा 400 ग्राम प्रति 200 लीटर पानी के लिए ले सकते हैं। तो आप देखेंगे कि इनके स्प्रे करने के बाद फिर आपको ये समस्याएं देखने को नहीं मिलती है। यदि आप ड्रेंचिंग कर चुके हैं तो आपको ये समस्या वैसे भी नहीं आती है। अब जो 5वीं बीमारी है वो है हमारी तना गलन की। तना गलन कभी कभी हमें देखने को मिलती है जब बारिश ज्यादा होती है, उस समय पर तना गलन की समस्या देखने को मिलती है। और ये समस्या और तब आती है जब आप यूरिया अपने प्लांट पर ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आपको यूरिया से बच के चलना होगा। इसके लिए आप सबसे जो बेस्ट दवा है वो है एलिएट। एलिएट का इस्तेमाल आप 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे के रूप में ले सकते हैं या फिर आप चाहें तो ड्रिंचिंग के माध्यम से भी ले सकते हैं या फिर रेडोमिल का भी स्प्रे आप कर सकते हैं या फिर ड्रिंचिंग के माध्यम से भी दे सकते हैं। इस तरीके से यदि आप अपनी फसल को शुरुआती अवस्था से सुरक्षित रखेंगे तो आप देखेंगे आगामी समय पर आपको ज्यादा समस्या देखने को नहीं मिलेगी और आपकी हार्वेस्टिंग भी बहुत ही बढ़िया आती है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। अगले पार्ट पर हम जानेंगे 15 दिनों के बाद जो हमें फर्टिलाइजेशन शेड्यूल रखने हैं वो, दूसरा इसके रोगों के बारे में, ये सारी चीजें हम अगले पार्ट पर जानेंगे। यदि आपको अगला पार्ट चाहिए हो तो हमें कमेंट के माध्यम से सेकंड पार्ट जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार। जय हिंद, जय किसान, जय जवान।